20 नवंबर को फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कुरान की तिलावत के साथ शुरू हुआ। फुटबॉल के इस महाकुंभ में आए दिन नई खबर आती है। वर्ल्ड कप शुरू होते ही ठीक 2 दिन पहले राज परिवार ने अल्कोहल की बिक्री पर रोक लगा दी, जिससे आयोजकों को बहुत ही ज्यादा परेशानी हुई और नुकसान का सबब बना। ऐसा ही एक दावा 23 नवंबर को फेसबुक पोस्ट में किया गया था, जिसमें कहा गया था कि अल्कोहल पर प्रतिबंध लगाने के बावजूद प्रशंसकों ने एक नया रास्ता खोजा और प्रतिबंधित बियर के कैन को पेप्सी और कोका कोला के सिलिकॉन कवर लगाकर तस्करी की गई, जबकि फैक्ट चेक में यह दावा गलत पाया गया और संबंधित पिक्चर 2015 की है। जबकि टूर्नामेंट में अल्कोहल रहित बियर और अल्कोहल की व्यवस्था संबंधित लाइसेंस धारी को ही प्राप्त है, जिनमें प्रीमियम क्षेत्रों में भी शैंपेन आदि और सामान्य जगह में बियर शामिल है। आज का ये वीडियो है एक इंटरनेशनल टॉपिक पर, एक गहमा गहमी का मुद्दा फीफा वर्ल्ड कप 2022 और उस देश को लेकर है जो चुनौतियों का सामना करके उसका निराकरण से आज अपने इस स्थिति पर है। आज बात करेंगे कतर के बारे में और उसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में और फैल रही अफवाहों को लेकर उसकी तुष्टीकरण करेंगे। Now, as anticipation builds for the Football World Cup starting this weekend, attention is focused intensely on Qatar's. It's one of many construction sites in Qatar, still crawling with workers. The fan zone is almost ready for the opening of the World Cup in just a few days. It's a regulated beverage in the state of Qatar. We'll have operating hours that match and align with the football schedule. You will have no alcohol inside. Qatari society and culture is based heavily on a strict interpretation of Islamic law and an ancient tribal system. Our religion editor Aleem Makboul and Beer and football go hand in hand. A shroud of controversy has long loomed over this tournament, with a small Gulf nation under extreme scrutiny for its track record on human rights. For the past 10 years, be it those who died, be it those who were injured, be it those who lost their wages to construct and build, prepare Qatar. जैसा कि आप लोगों को भी सुनने में आया होगा कि इस बार फीफा वर्ल्ड कप के हर बार के आयोजन में कई अलग मामले हैं। इवेंट में दर्शकों के लिए भी कुछ नियम व शर्तें को लागू किया गया है, जो कि पहली बार हुआ है। जैसा कि थोड़ा तो समझ में आ ही गया होगा कि हम किस देश के बारे में बात कर रहे हैं और क्या बात करना चाह रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक मुस्लिम बहुल्य देश की, जिसका नाम कतर है और वो एक इस्लामिक देश है। जैसा कि नाम सुनते ही सबसे पहले ध्यान क्या आता है? इस्लामोफोबिया, कट्टरवाद, या फिर कतर की लग्जरियस टूरिज्म इंडस्ट्रीज या एयरलाइन। अब इसके वैभव में अत्याधुनिक स्टेडियम, स्मार्ट सिटीज, स्मार्ट पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन भी शामिल हो गए हैं। हम शुरुआत करते हैं सन 1919 या 1920, जो कि कतर के लिए एक संघर्ष के दिनों में था, जब कतर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। कुछ दशक पहले तक कतर के सामने अनेक चुनौतियों की स्थिति बहुत ही अच्छी नहीं थी। वहां के नागरिकों का लगातार पलायन हो रहा था, क्योंकि देश के पास आय के स्रोत नहीं थे, किसी भी तरह की सुविधाएं नहीं थी। एक ऐसा देश था जो मुख्य रूप से फिश फार्मिंग और पर्ल फार्मिंग पर निर्भर था। यही दोनों व्यवसाय उनके आय के रूप में मुख्य स्रोत था। 1921 आते आते इनकी व्यावसायिक स्थिति और खराब होने लगी, क्योंकि अब इनकी पर्ल फार्मिंग अर्थात मोती की खोज, जो कि पहले सिर्फ कतर का था, अब इसके अलावा जापान भी खेती करने लगा और क्षेत्र में भी आ गया। दोनों देशों के एक ही व्यवसाय के चलते कंपटीशन मार्केट में बढ़ गया और दामों में भारी गिरावट आने लगी। कतर के लोगों का संघर्ष बढ़ने लगा और 30-40 हजार की जनसंख्या वाला ये देश अपने नागरिकों को रोजगार देने में सक्षम भी नहीं था। मजबूरी वश नागरिकों ने अन्य देशों की तरफ रुख करना शुरू कर दिया। इस तरह की कुल आबादी में लगभग 30 से 40% लोग कतर से पलायन कर चुके थे, मतलब कि अन्य देश की तरफ जा चुके। अब कतर में लगभग 22 से 24 हजार के आसपास की जनसंख्या बची, जिसका जीवन यापन मुश्किल होने लगा था। अब संघर्षों से घिरे इस देश के लिए एक और मोड़ आया, जब वहां के लोगों को यह अंदाजा होने लगा कि प्रकृति ने उन्हें बहुत ही बड़ा तेल और गैस का भंडार दे दिया है, जिसके बारे में वहां के लोगों को भनक भी नहीं था। करीब सन 1950 से 1951 के बीच वहां के लोगों को तेल और गैस के प्राकृतिक भंडारों के बारे में पता चलने लगा और देश की आर्थिक दशा ठीक होने लगी।
इधर ब्रिटिश साम्राज्य भी कमजोर होने लगा था और अतः 1971 में ब्रिटिश हुकूमत ने भी कतर को छोड़ना ही बेहतर समझा। वहां अपने सारे अधिकार वापस लेकर कतर को पूरी तरह स्वतंत्र कर चले गए। अब कतर एक स्वतंत्र राष्ट्र था। प्राकृतिक गैसों और तेल भंडारों से भरे हुए इस देश में अपनी आर्थिक दशा सुधारने के लिए बहुत ही सराहनीय प्रयास किए। करीब 50 सालों में ही कतर एक रेतीले भूभाग विकसित देश बन गया, जिसकी इकोनॉमी सुधारने में सबसे ज्यादा सहयोग उसके अपने प्राकृतिक गैस और तेलों के भंडारों ने किया। फिलहाल कतर एक आधुनिक और अमीर देश में ही शुमार है। कतर की मुद्रा एक कतरी रियाल 20.14 भारतीय रुपए के बराबर है। कतर में अमेरिका और दुबई में सऊदी अरब से भी ज्यादा अमीरी लोग रहते हैं। कतर में हर तीसरे व्यक्ति की वार्षिक आय भारतीय मुद्रा के हिसाब से लगभग 94 लाख रुपए है और बेरोजगारी 1% से भी कम है। प्रति व्यक्ति आय के मामले में 5वां स्थान है। 11,511 वर्ग के किलोमीटर में फैला हुआ देश, जनसंख्या कुल मात्र 12% यानी कि 3,36,000 ही कतर के मूल निवासी हैं, जबकि कुल जनसंख्या 28 लाख है। महत्वपूर्ण तथ्य, किसी अरब देश में अब तक इस तरह का फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन नहीं हुआ है। यह हैरानी की बात थी जब कतर को फीफा वर्ल्ड कप कराने का मौका मिला, उस समय वहां एक भी स्टेडियम नहीं था। अब सोचने वाली बात है कि सिर्फ 30 लाख आबादी वाले देश में एक भव्य आयोजन कैसे संभव है, लेकिन कतर ने अपनी इच्छा शक्ति और $220 बिलियन की खर्चे से एक बड़े ही आधुनिक स्टेडियम बनाए और उसके आसपास स्मार्ट सिटी भी बनाई, या यूं कह ले कि एक अलग ही दुनिया बसाई। एक ही शहर में आयोजित फीफा वर्ल्ड कप आमतौर पर अलग अलग शहरों में होता है, लेकिन कतर में पहली बार 1 महीने तक चलने वाला टूर्नामेंट एक ही शहर दोहा के 8 अलग अलग स्टेडियम में आयोजित किया जा रहा है, जो कि पहली बार है। 5 देशों में प्रतिबंधित भारतीय इस्लामिक स्पीकर डॉक्टर जाकिर नायक को वहां इनविटेशन देना एक आलोचना का ही विषय बन गया। आपको बताते चले कि कभी स्पष्ट ना बोल पाने वाले, मेडिकल की पढ़ाई पूरी करने के बाद डॉक्टरी छोड़कर धर्मगुरु बनने वाले, इस्लाम के प्रचारक, कट्टरपंथी सोच व अन्य धर्मों का मजाक उड़ाने वाले, जन्म से ही भारतीय स्कूलों और मदरसों के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। सन 1991 में रिसर्च फाउंडेशन खोला गया था और मुस्लिम युवाओं को कट्टरता को ट्रेनिंग देने वाले इसके फाउंडेशन को विदेशों में ज़कात के तौर पर भरपूर डोनेशन मिलती थी। एक इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल भी खोला गया था। 2017 में भारत सरकार ने नाइक को भगोड़ा घोषित किया। तब नाइक ने मलेशिया में ठिकाना बनाया और वहां भी भड़काऊ भाषण के कारण प्रतिबंधित लगा। इस पर भारत, मलेशिया, यूके, कनाडा समेत 5 देशों में प्रतिबंधित नाइक को गेस्ट बनाकर अंतर्राष्ट्रीय आलोचना भी झेलनी पड़ी कतर को। दोस्तों, कतर पर फीफा वर्ल्ड कप 2022 के चलते भ्रष्टाचार के भी आरोप लगे। 2018 के फीफा वर्ल्ड कप रूस के बाद 2022 का मेजबानी का मौका मिला। ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कि कतर ने मेजबानी पाने के लिए भ्रष्टाचार का सहारा लिया। ये यूरोप यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने लगाया। ऐसा आरोप लगाया गया है कि मेजबानी पाने के लिए भरपूर रिश्वत दिया गया है। हालांकि कतर ने इस बात पर साफ इनकार कर दिया है, पलटवार करते हुए ये भी कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की छवि खराब करने के लिए ऐसा आरोप लगाना एक बहुत ही घिनौना कार्य है। दोस्तों, आलोचनाएं तो लगती रहती है, निराकरण भी होता रहता है। कभी मुद्दा बनता है तो कभी मुद्दा दब जाता है। ये सारा खेल मीडिया का है। ऐसा ही आप जुड़े हुए जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर कतर के बारे में आपको और जानकारी चाहिए या इससे जुड़े हुए किसी विशेष के बारे में जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट करके बताएं, हम आपको पूरी ही जानकारी देंगे। तब तक के लिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें।